गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 1 सब्जेक्ट हमारा साइंस और पार्ट हम आज पढ़ेंगे 4 ऊष्मा तथा तापमान। ठीक है, हम कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे, चौथा पार्ट जिसका नाम है ऊष्मा तथा तापमान। देखिए इसमें पहले हमें पढ़ना क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा हमें पढ़ना है पहले। देखिए ऊष्मा, यदि आप किसी बर्तन को आग पर अथवा चूल्हे पर रखते हैं तो बर्तन बहुत जल्द गर्म हो जाता है। बर्तन जैसा पहले था वैसा ही दिखता है, लेकिन उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया आवश्यक होती है जिसमें वह गर्म हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बर्तन को हम क्या करते हैं, आग पर या चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो बर्तन बहुत जल्द गर्म हो जाता है। बर्तन जैसा पहले था वैसा ही दिखता है, मतलब बर्तन की आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके भीतर कोई प्रक्रिया आवश्यक होती है, जो उसके भीतर कुछ न कुछ प्रक्रिया हुई है जिससे वह गर्म हो जाता है। यदि आपकी आंखें अणुओं को व छोटे छोटे कण जिनसे मिलकर बर्तन बना है देख पाने में सक्षम होते तो आप देखते कि आग पर रखे बर्तन के भीतर अणु गति ठंडे बर्तन के भीतर अणु की गति अपेक्षा बहुत तीव्र हो गई है। कह रहा है कि यदि हम छोटे छोटे अणुओं को अपनी आंखों से देख सकते तो बर्तन के जो अणु हैं उनको हम देखते, मतलब कि जो गर्म बर्तन के अणु हैं और जो ठंडे बर्तन के अणु हैं उनकी अपेक्षा गर्म बर्तन के अणु की गति जो है बहुत तेज हो जाती है। जो ठंडे बर्तन है उनकी गति क्या है, कम होती है, और जो गर्म बर्तन है उनके अणुओं की गति क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। इस प्रकार आप देख और समझ सकते हैं कि ऊष्मा भी एक प्रकार की एक ऊर्जा के रूप में है, और यह ऊर्जा आणविक गति के रूप में होती है। मतलब अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है और यह आणविक गति के रूप में होता है, और यह आणविक गति करता है। यह एक आणविक गति करता है। ठीक है, अब है कि ऊष्मा के स्रोत। अगला हेडिंग है ऊष्मा के स्रोत। ऊष्मा के स्रोत। ऊष्मा के स्रोत क्या है, देखिए हम पृथ्वी पर ऊष्मा का अधिकांश भाग सूर्य से प्राप्त करते हैं। हमें पृथ्वी पर ऊष्मा सबसे अधिक कहाँ से मिलती है, तो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। पृथ्वी के भीतर काफी गहराई पर भी ऊष्मा है। यह ऊष्मा ज्वालामुखी और गर्म धाराओं के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है। देखिए पृथ्वी के अंदर गहराई में भी क्या है, ऊष्मा के स्रोत हैं, जैसे ज्वालामुखी। पृथ्वी ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कोयला, लकड़ी, गैस और तेल आदि ईंधन है। ये सब क्या है, कोयला, लकड़ी, गैस, ये सब क्या है, ईंधन है। ये ईंधन कार्बन युक्त होते हैं। जब ये ईंधन जलता है तो क्या निकलता है, इनसे कार्बन निकलता है। कार्बन युक्त ईंधन होते हैं ये कार्बन ईंधन को जलाने पर वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये जो कार्बन होते हैं क्या करते हैं, ईंधन को जलाने और वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ जलता तभी है जब वो ऑक्सीजन उसमें होता। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम पदार्थ को जला सकते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। नाभिकीय अभिक्रिया भी ऊष्मा उत्पन्न करती है। हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन भी ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए जब हम भी भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में पचता है और हमें क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊष्मा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हीटर, गीजर आदि भी ऊष्मा के स्रोत हैं। अब है ऊष्मा का रूपांतरण। अब देखिए ऊष्मा का रूपांतरण, ऊष्मा बदलता है, ऊष्मा का रूप बदलता है। देखिए कह रहा है ऊष्मा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊष्मा को हम न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप बदल जाता है। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
उष्मा ऊर्जा को भी उष्मा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्जा के अन्य रूप भी उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किए जा सकते हैं। देखिए उष्मा को क्या ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित किया जाता है। अब है कि पहला उदाहरण के लिए उष्मा ऊर्जा का ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तन। उष्मा क्या है? उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो उष्मा ऊर्जा जो है उसका ऊर्जा के अन्य रूप में, दूसरे ऊर्जा रूप में परिवर्तन। देखिए पहला है कि उष्मा ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। उष्मा ऊर्जा का किसमें? प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। पहला है हमारा उष्मा ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। देखिए उष्मा ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए उष्मा ऊर्जा किसमें बदल रही है? प्रकाश ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। देखिए कोयले को गर्म करने पर यह प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कोयला क्या है? कोयले को यदि हम गर्म करते हैं तो क्या करता है? वो प्रकाश उत्पन्न करता है, हमें उष्मा भी देता है और वो प्रकाश भी देता है। अब उष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। भाप का इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके रेलगाड़ी खींचता है। देखिए करा उष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। जो भाप का इंजन होता है, भाप इंजन वो क्या करता है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे गाड़ी क्या होती है? चलती है। उष्मा ऊर्जा का प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए पटाखे से उष्मा ऊर्जा, प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। पटाखे से क्या? पटाखा जब हम जलाते हैं तो उसमें से उष्मा ऊर्जा निकलता है, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा वो भी निकलती है। प्रकाश भी निकलता है, ध्वनि भी निकलता है, ये सब क्या है? ऊर्जा है। अब है कि उष्मा के अन्य रूपों का ऊर्जा में परिवर्तन। उष्मा के बहुत सारे रूप हैं, तो उष्मा के अन्य रूपों का भी क्या होता है? ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। तो देखिए ऊर्जा के अन्य रूपों को भी उष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे पहला है घर्षण। यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण, जब घर्षण होता है तो क्या? यांत्रिक ऊर्जा, या तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा, यंत्रों में भी घर्षण होता है तो उसमें क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। दो पत्थरों को परस्पर रगड़ने से उष्मा तथा अग्नि उत्पन्न होती है। अब देखिए घर्षण जब किया जाता है तो क्या होता है? उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए दो पत्थरों के बीच में घर्षण कराइए, रगड़िए दो पत्थरों को, तो वहाँ पे क्या होता है कि अग्नि उत्पन्न हो जाती है। हथेलियों को परस्पर जोर जोर से रगड़ने पर भी उष्मा उत्पन्न होती है। देखिए हथेलियों में क्या, ऐसे दोनों हथेलियों को ऐसे हम घर्षण कराते हैं ठंडी के दिनों में, तो यदि हमारा हाथ बहुत ठंडा है, हम थोड़ी देर दोनों के बीच घर्षण कराते हैं तो थोड़ी देर बाद ही देखते हैं कि हमारा हाथ गर्म हो गया। तो वहाँ पे भी घर्षण के बाद क्या होता है? आपका उष्मा उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अब इसी तरह की यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी क्या? उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा भी उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब एक मोमबत्ती जलाई जाती है तो मोम की रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। करा कि जब एक मोमबत्ती जलाई जाती है, मोमबत्ती को हम जब जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक रूप से मोमबत्ती बनाई गई है तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में, हमें प्रकाश वह देने लगता है। विद्युत ऊर्जा भी उष्मा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। विद्युत ऊर्जा भी क्या करती है? उष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि विद्युत बल्ब अथवा
विद्युत ट्यूब में ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा उष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। अब है आगे पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहले भी पढ़े हैं क्या? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पानी तीनों अवस्थाओं में आसानी से पाया जाता है। जो पानी होता है उसको हम तीनों अवस्थाओं में देख लेते हैं, बर्फ को रूप में, वाष्प के रूप में और फिर द्रव जल के रूप में। तो देखिए पानी तीनों अवस्थाओं में आसानी से पाया जाता है, बर्फ ठोस अवस्था, पानी द्रव अवस्था और जलवाष्प गैस अवस्था। अब है गलनांक। अगला हेडिंग है हमारा गलनांक। अगला हेडिंग हम देखेंगे कि गलनांक क्या होता है। देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह किसमें परिवर्तित हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ को जब हम फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं क्या होता है? वह पिघलने लगता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वह पिघलने लगता है तो क्या हो जाएगा? बर्फ का वो गलनांक हो जाएगा। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलने लगता है और पिघलकर द्रव में बदलने लगता है उसे हम कहते हैं उसका गलनांक। अब जैसे दिया है कि क्रियाकलाप, कांच का एक बीकर लीजिए, थोड़े से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को बीकर में डालिए, बीकर को गर्म कीजिए, बीकर के अंदर तापमापी रखकर उसका ताप नोट कीजिए। बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक चम्मच में बर्फ को धीरे धीरे हिलाते रहिए ताकि उसका ताप समान रहे। या फिर बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है लेकिन उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। बर्फ के पूरी तरह पिघल जाने के बाद अर्थात उसमें पानी में परिवर्तित होने के बाद तापमान में वृद्धि होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बर्फ के पिघलने की अवधि में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह तापमान ही बर्फ का गलनांक होता है। कह रहा है कि एक बीकर में हम बर्फ लिए हैं, जैसे कि बर्फ धीरे धीरे पिघलते पिघलते पिघलेगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट वो तुरंत पानी ही बन जाएगा, धीरे धीरे पिघलता है। तो कह रहा है कि जब तक वो पिघल रहा है, मतलब कि थोड़ा सा भी बर्फ ठोस रूप में है तो तब तक उसका जो तापमान है वो उतना ही रहता है जितना बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था। जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाता है तब उसका तापमान बढ़ता है। यही कह रहा है यह आपका क्रियाकलाप। अब है आपका हिमांक। गलनांक के बाद है हिमांक। देखिए हिमांक वह निश्चित ताप जिस पर द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। कह रहा है कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव को, देखिए द्रव जैसे पानी द्रव है, उसको जब हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा करते हैं तब वो क्या होता है? बर्फ बनता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। उस पदार्थ का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अब है फिर इसका क्वथनांक। देखिए क्वथनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलकर, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्वथनांक कहलाता है।
वह निश्चित ताप जिस पर क्या होता है, द्रव उबलने लगता है और उबलने के बाद गैस में बदलने लगता है, उसको कहते हैं उसका क्वथनांक। देखिए जब गलनांक हो गया कि जब कोई ठोस पिघलता है, द्रव में बदलता है, तब हो गया उसका गलनांक। फिर था हिमांक, जब कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में बदलता है वो हो गया उसका हिमांक। अब है क्वथनांक, वह निश्चित ताप जिस पर क्या है कि कोई द्रव उबलकर गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, वो हो जाता है उसका क्वथनांक। अब है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने पर वह वाष्प में बदलने लगता है। अब इस तरह से देखिए दिया है ठोस, उसका फिर गलनांक दिया हुआ है। जैसे दिया है बर्फ, बर्फ का गलनांक। अब गलनांक आप जानते हैं कि वह द्रव में बदलने लगे, तो गलनांक दिया है बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस, मोम का 63 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम को जब 660 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाएगा तब वो पिघलेगा। सोना 1063 डिग्री सेल्सियस, तांबा 1082 डिग्री सेल्सियस, लोहा 1535 डिग्री सेल्सियस, नेफ्थलीन 80 डिग्री सेल्सियस, सीसा 327 डिग्री सेल्सियस, जस्ता 410 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से और तब सबका भी दिया है, देखिए गलनांक दिया है आपका एल्कोहल का, जल का, ठीक है। ये सबके बुक में दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह से देख लीजिए सभी लोग, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, इसे आप लर्न कर लेंगे ये वाला पॉइंट। अब है आगे ऊष्मा का प्रभाव। अगली हेडिंग है हमारी ऊष्मा का प्रभाव। देखिए क्या है ऊष्मा का प्रभाव। पदार्थ में जो ताप होता है वह उसकी आंतरिक ऊष्मा के कारण होता है। पदार्थ में यदि ताप है तो पदार्थ की आंतरिक ऊष्मा के कारण वो ताप है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ने लगती है और पदार्थ के अणु गति करने लगते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ जाता है। ऊष्मा देने पर वह पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जैसे ऊष्मा देने पे बर्फ पानी और पानी जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा का तीसरा प्रभाव यह है कि वह सजीवों पर प्रभाव डालता है। पानी को उबालने पर उसमें उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। ऊष्मा का एक और प्रभाव यह है कि ऊष्मा देने पर पदार्थों में प्रसार होता है, कुछ में कम तथा कुछ में अधिक। जब किसी ठोस पदार्थ में ऊष्मा दी जाती है तो ठोस के अणु कंपन करने लगते हैं। जितनी अधिक ऊष्मा दी जाती है ठोस के अणु उतनी अधिक गति से कंपन करते हैं। इससे ठोस पदार्थ में प्रसार होता है। यह प्रसार विभिन्न दर से होता है। अधिक ऊष्मा देने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव व गैसों में परिवर्तन ठोस की भांति प्रसार होता है। देखिए जब ऊष्मा को हम बढ़ाते हैं, जैसे ठोस पदार्थ है, यदि ऊष्मा बढ़ेगा तो क्या होगा, ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव पदार्थ में जब हम ऊष्मा देते हैं तो क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो जिस तरह से ऊष्मा दिया जाता है उसके अणुओं की गति क्या हो जाती है, वैसे ही बढ़ने लगती है। अब है अगला आपका ऊर्जा का प्रसार। क्रियाकलाप जो है आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा का प्रसार। ऊर्जा है अधिकांश ठोस द्रव तथा गैसीय पदार्थ गर्म करने पर फैल जाते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। कह रहा है कि ठोस द्रव और गैस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं और जब उन्हें ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं तथा उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत, हम नीचे आ गए, ऊपर ही है हम भी। अधिकांश ठोस द्रव तथा गैसीय पदार्थ गर्म करने पर फैल जाते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। गर्मी पाकर पदार्थ के फैलने वाले ऊष्मा
के प्रभाव को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार मतलब गर्मी पाकर पदार्थ जब फैलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसके फैलाव को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मा पाकर जब पदार्थ फैलता है तो उसके प्रसार को कहा जाता है ऊष्मीय प्रसार। समान ताप पर विभिन्न ठोसों तथा विभिन्न द्रवों में प्रसार भिन्न भिन्न होता है। समान ताप पर क्या, विभिन्न ठोस में तथा विभिन्न द्रव में क्या प्रसार भिन्न भिन्न होता है। जैसा ताप रहेगा वैसा प्रसार होगा। अब है विभिन्न पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार। अब ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार देखिए, ठोस में ऊष्मीय प्रसार अथवा सिकुड़ना बहुत कम होता है तथा उसमें सरलता से देखा नहीं जा सकता है। ठोस का जो ऊष्मीय प्रसार होता है और जो उसका सिकुड़ना होता है, कह रहा है कि उसका बहुत कम होता है, उसको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। गर्म करने पर पदार्थ फैल जाते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। इसके इस गुण का उपयोग बहुत से कामों में सरल बनाने में किया जाता है। जैसे कि गर्म करने पर पदार्थ क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उसके अणु गति करने लगते हैं, फैल जाते हैं, और ठंडा करने पे उसके अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ये जो प्रयोग है हम विभिन्न कई तरह के कामों में भी करते हैं, जिससे हमारे काम क्या हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं। जैसे कहा कि रेलगाड़ी की लाइनों को जोड़ पर कुछ खाली स्थान छोड़ा जाता है, जिससे गर्मियों में वे आसानी से फैल सके। रेलगाड़ी की जो पटरियाँ होती हैं, हम देखेंगे आप जब भी देखिएगा कि कुछ दूर बाद जहाँ उनका जोड़ होता है, उनके जोड़ पर क्या हो जाता है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। वो जगह क्यों छोड़ी जाती है, ताकि जब गर्मी का मौसम आता है तो वो क्या होते हैं, उनके बीच फैलाव होता है, प्रसार होता है। यदि वो जगह नहीं रहेंगी तो क्या होंगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। अपने फैलने के लिए जगह वो अपने से खुद से बनाएंगी तो क्या होगा, वहाँ जो एक लेवल बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ी जाती है ताकि जब वो फैले तो उतने ही अपनी जगह में वो रह सके। दो खंभों के बीच टेलीफोन की तारें लगाते समय उन्हें कुछ ढीला छोड़ा जाता है ताकि सर्दियों में आसानी से बिना टूटे सिकुड़ सके। अब हम देखते हैं कि खंभे देखे होंगे, तार के खंभे, तो हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है, तार ढीले रहते हैं। तो फिर ठंडियों के समय में क्या होता है, तार बहुत कसे कसे लगते हैं। यदि गर्मियों के दिनों में तार ढीला हो जाए और उन्हें कस दिया जाए, उन्हें कस कर एकदम बराबर कर दिया जाए, तो ठंडी के दिनों में क्या होगा, ठंडी के दिनों में तो वो और सिकुड़ेंगे। जब और सिकुड़ेंगे तो क्या होंगे, तार टूट सकते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, तार थोड़े ढीले रहते हैं, जिससे वो गर्मियों के दिन में फैल भी जाते हैं और सर्दियों के दिन में वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे वो तार टूटते नहीं हैं। फिर बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए व लोहे का हल चढ़ाते समय लोहार हल को पहले गर्म करते हैं, इससे हल फैल जाता है तथा पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है, और लोहार पर ठंडा पानी डालने पर ताकि हाल सिकुड़ कर छोटा हो जाए। अब हाल लकड़ी के पहिए में कसकर जकड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो हाल बनाया जाता है उसमें जब उसको बनाते हैं, वो पहिया चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उन्हें गर्म कर लेते हैं। जब गर्म करते हैं तो वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और फैल जाते हैं तो उसको आसानी से उसमें पहना देते हैं। और जब वो पहन लेते हैं तो उसमें पानी डाल दीजिए, वो ठंडा हो जाते हैं और फिर सिकुड़ जाते हैं, वो आपस में एकदम कस जाते हैं। किसी भी बोतल का ढक्कन कसकर बंद होने पर उसे खोलने के लिए उसे पानी में गर्म किया जाता है, जिससे ढक्कन आसानी से खुल जाता है। अब कोई भी पुल बनाते समय गार्डरों का एक सिरा तो स्थित कर दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। गार्डरों को रोलर्स पर रखा जाता है ताकि गर्मियों में सरलता से वो फैल सके। गर्मी के दिनों में स्कूटर, कार, ट्रक आदि के ट्यूबों में आवश्यकता से थोड़ी कम हवा भरते हैं। देखिए साइकिल, गाड़ी, स्कूटर सब में पहिए में क्या हवा भरी जाती है, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हवा कम भरा जाता है ताकि जब
गर्म स्थानों पे वाहन जाते हैं तो क्या होता है, उनके पहिए में क्या होता है, फैलाव होने लगता है। जो हवा भरी गई है ट्यूब में उसमें फैलाव होने लगता है, जिससे यदि हवा एकदम आप कसकर भरे रहेंगे तो क्या हो सकता है, टायर आपका फट सकता है। इसलिए गर्मियों के दिनों में थोड़ी कम ही हवा भरी जाती है। अब है द्रव में ऊष्मीय प्रसार। गर्म करने पर द्रव पदार्थों में ठोस पदार्थों की अपेक्षा ऊष्मीय प्रसार कुछ अधिक होता है। कह रहा है कि गर्म करने पर क्या होता है, द्रव पदार्थों में ठोस पदार्थों की अपेक्षा ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, ठोस की अपेक्षा उसमें ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। अब गैस में ऊष्मीय प्रसार, गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है, गैस जो होते हैं उसमें भी प्रसार होता है। तो ठोस रहे या द्रव या गैस, सब में प्रसार होता है, कुछ में थोड़ा कम, कुछ में थोड़ा ज़्यादा। अब है ऊष्मा एवं ताप। आमतौर पर लोग, शायद आप भी ऊष्मा और ताप को लेकर दुविधा में रहते हैं। यद्यपि दोनों आपस में पूरी तरह से संबंध है, फिर भी दोनों ही क्या है, अलग अलग है। कह रहा है कि ऊष्मा और ताप में मतलब सब सोचते हैं कि दोनों क्या है, एक ही है, लेकिन क्या है, कह रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। इस बात को समझने के लिए ताप और ऊष्मा अलग अलग हैं, हमने ध्यान रखना चाहिए कि दोनों को मापने की इकाई मात्रक अलग अलग है। मतलब कि दोनों को जो मापने का मात्रक होता है, जैसे कि कपड़ा हम किस में मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, जैसे कोई ठोस वस्तु है तो किलो में, द्रव वस्तु है तो लीटर में, ये क्या है, मात्रक है वस्तुओं को मापने का। इस तरह से कह रहा है कि ऊष्मा और ताप को मापने का भी क्या है, मात्रक है, और दोनों का मात्रक अलग अलग है। यदि दोनों समान रहते तो दोनों के मात्रक क्या होते, एक होते, लेकिन यहाँ पे दोनों के मात्रक अलग अलग है। इसके अतिरिक्त ऊष्मा, देखिए क्या है, कहाँ चले गए, हमें ध्यान रखना चाहिए दोनों को मापने की इकाई मात्रक अलग अलग है। ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, जबकि ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। देखिए ऊष्मा को किस में मापते हैं हम, कैलोरी में ऊष्मा को मापते हैं, और ताप को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इसके अतिरिक्त ऊष्मा की एक ही मात्रा अलग अलग पदार्थों के ताप परिवर्तन भी अलग अलग करती है। देखिए ऊष्मा जब हम बढ़ाएंगे तो ताप क्या होता है, बढ़ता है। ऊष्मा बढ़ेगी तो ताप बढ़ेगा। तो क्या है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ऊष्मा अलग है, ताप अलग है। ऊष्मा बढ़ेगी तब ताप बढ़ेगा, जिससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा और ताप एक नहीं है, दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। समान ऊर्जा, समान ऊष्मा के पदार्थों के ताप में अलग अलग वृद्धि का कारण पदार्थों की अलग अलग अवशोषण क्षमता है। मतलब कि समान ऊष्मा से पदार्थों के ताप में अलग अलग वृद्धि। यदि दो पदार्थ है, दोनों को समान ऊष्मा दिया जाए, लेकिन किसी का ताप कम रहे और किसी का ताप अधिक रहे, तो ये कारण क्या है, ऊष्मा तो एक ही दिया गया दोनों को, लेकिन एक का ताप बढ़ गया, दूसरे का ताप कम ही बढ़ा। तो ये कारण है कि वो जो पदार्थ, जो वस्तु है, जिस पदार्थ का बना हुआ है, उसकी अवशोषण क्षमता, उसकी अवशोषण क्षमता हमें यह बताती है कि ये पदार्थ समान ऊष्मा देने पे कौन कितना अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि ऊष्मा की आवश्यकता अणुओं का तापमान अथवा गति परिवर्तन के लिए होती है। ऊष्मा की आवश्यकता अणुओं का तापमान अथवा गति परिवर्तन कर देता है। अणुओं का तापमान और गति दोनों परिवर्तित कर देता है, अर्थात ताप अणुओं की गति का क्या है, मापक है। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की तुलना करने की मात्रा ही ताप है। मतलब कि हमें क्या, कभी कोई वस्तु हमें गर्म महसूस होती है, कोई वस्तु हमें ठंडी महसूस होती है, ये किस कारण, उसके ताप के कारण। इसके विपरीत दो वस्तुओं में तापांतर का कारण ऊर्जा स्थानांतरण की मात्रा ऊष्मा कहलाती है। देखिए दो वस्तुओं के ताप में क्या होता है, अंतर होता है। तापांतर के कारण उसमें के ताप में अंतर होता है, तो ऊर्जा की क्या, ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। अब ताप मापने के पैमाने, ताप मापने के पैमाने क्या है। देखिए किसी वस्तु की गर्माहट की माप ताप कहलाती है। किसी वस्तु के गर्माहट में यदि गर्म कोई वस्तु महसूस होता है तो वो क्या कहलाता है, उसका ताप कहलाता है। किसी वस्तु को सिर्फ छूकर उसकी गर्माहट का स्तर सही ढंग से नहीं किया जा सकता।
देखिए, किसी वस्तु को हम छू कर केवल नहीं बता सकते कि ये वस्तु इतना गर्म है। हम बहुत कहेंगे तो क्या कहेंगे, बहुत तेज गर्म है या हल्का गर्म है, ठीक है। हम उसका ताप का जो माप है वो नहीं बता सकते। ताप मापने के लिए विशिष्ट प्रकार का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जिसे थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर और तापमापी सब जानते हैं। तापमापी अर्थात थर्मामीटर एक कांच की नलिका होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। इस बल्ब में पारा भरा होता है। कांच की नली में एक केस नलिका होती है जिसमें पारा चढ़ता है। ताप जैसा रहेगा उस तरह से पारा क्या होता है, वो चढ़ता है। जैसे बुखार हमें आता है तो सभी डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मामीटर से बुखार मापते हैं, सबने देखा होगा, ठीक है। कांच की नलिका में खाने बने होते हैं जिन पर चिन्ह अंकित होते हैं। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले थर्मामीटर और प्रयोगशाला के थर्मामीटर ऐसे ही होते हैं। चिकित्सकीय कार्यों में थर्मामीटर भी ऐसे ही होते हैं जिसमें ताप की गणना डिग्री सेल्सियस में करते हैं, ठीक है। अब आगे हमें पढ़ना है प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करना। देखिए, एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है जिसका अलग उपयोग होता है। तो हम कल पढ़ेंगे क्या, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग, तापमापी का उपयोग करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जितना हमने पढ़ाया है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा और उसमें देखिएगा कि कितने छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। आप उस प्रश्न को खुद से बनाइए और उसके उत्तर को तैयार कीजिए। बाय बच्चों।